बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जितनी भी डिस्कशन की वो हमेशा की डायोड्स के बारे में। इसका मतलब है वहाँ पर जितने भी हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात की है वो 2 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, जिसमें एक रीजन को पी रीजन और दूसरे को एन रीजन कहा जाता है। आज से हमारी डिस्कशन बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, जिनको हम शॉर्टली बीजेटी कहा करेंगे, उस पर हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी। अब ये जो बीजेटी है इसमें एटलीस्ट 3 लेयर्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ये इसका एपिटेक्सियल ग्रोथ है कि ये नीचे सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर हमने कलेक्टर रीजन को डोप किया है, उसके ऊपर बेस रीजन और उसके ऊपर एमीटर रीजन। यानी ये जो व्यू हमें दिखाई दे रहा है एक्चुअली में ये साइड व्यू है। और साइड व्यू कैसे है कि आप जानते हैं अगर आप बेकरी से केक जो है वो ख़रीदें, उस केक का अगर आप एक स्लाइस लें तो उस स्लाइस में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो ये बिल्कुल वही हमें डिफरेंट लेयर्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब ये जो सबस्ट्रेट है इसके ऊपर आपने ये ऑक्साइड यानी इंसुलेटर की लेयर जमा दी है। बाकी ये जो 3 रीजन है, कलेक्टर है, बेस है, एमीटर है, तो आप देखें कलेक्टर के ऊपर आपने मेटल का एक कंटेक्ट, नॉर्मली एल्यूमिनियम को जो है वो यहाँ पर फ्यूज़ कर दिया जाता है। ये एमीटर है, एमीटर के ऊपर देखें आपने जो है वो मेटल का एक कंटेक्ट और ये बेस के ऊपर एक मेटल का कंटेक्ट रख दिया। तो इसका मतलब है ये 3 अलग अलग टर्मिनल्स जो 3 डिफरेंट सेमीकंडक्टर रीजन के साथ कनेक्टेड हैं। अब आप देख सकते हैं कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, एमीटर का एरिया उससे थोड़ा सा कम होता है और बेस का एरिया नॉर्मली बहुत ही कम होता है, नहायत ही थिन जो है वो रीजन होता है। अब ये जो 3 रीजन है इनमें से एक रीजन जैसे आपने नाम दे दिया मीटर, एक को दे दिया बेस और तीसरे को आपने कलेक्टर का नाम दिया। अब इनकी जो है वो एनालॉजी अभी हम डेवलप करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो अब ये बनाने के तरीक़ाकार 2 हैं। एक तरीक़ाकार अगर आप देखें कि सेंटर वाला जो रीजन है जिसको आप बेस कहेंगे वो आपने पी रीजन डेवलप किया, साइड्स के ऊपर जो रीजन डेवलप किए वो है एन रीजन, यानी एक कलेक्टर है और एक एमीटर है, बेस है पी। इस तरह के ट्रांजिस्टर को आप एन पी एन ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब ये जो कलेक्टर और बेस के दरमियान ये जो लेयर है या जंक्शन है इसको कहा जाएगा बेस कलेक्टर जंक्शन, और ये बेस और एमीटर के दरमियान ये जो सेंटर में लेयर है इसको कहा जाएगा बेस एमीटर जंक्शन। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स और 3 लेयर्स के दरमियान 2 जंक्शंस मौजूद हैं। इसका मतलब है हम कहेंगे ये जो बीजेटी है इट इज़ अ 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस विच हैज़ 2 पीएन जंक्शंस, वन इज़ कॉल्ड कलेक्टर बेस जंक्शन, द अदर इज़ कॉल्ड एमीटर बेस जंक्शन। दूसरा अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा कि ये जो सेंटर वाला रीजन है वो एन टाइप है और जो साइड्स वाले रीजन हैं वो पी टाइप्स हैं। तो सेंटर में जो है वो बेस एन हो गया, कलेक्टर और एमीटर जो है वो पी है, तो इसको पी एन पी ट्रांजिस्टर कहा जाएगा। एन पी एन का सिंबल, ये एक वर्टिकल बार लें, इस वर्टिकल बार के बिल्कुल सेंटर में लेफ़्ट साइड पे ये एक लाइन लगा दें हॉरिजॉन्टल, ये बेस को रिप्रेजेंट करेगी। 45 के एंगल के ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब लाइन लगा दें। जहाँ पर जिस लाइन के साथ आपने एरो नहीं लगाया वो कलेक्टर को, और जिस लाइन के साथ आप एरो लगा देंगे वो एमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एरो की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है इस तरह से तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो एरो की डायरेक्शन होती है ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताती है। तो कन्वेंशनल करंट हमेशा हाई से लो की तरफ पास करता है, तो पी रीजन को जब आप पॉजिटिव कर देंगे, एन को नेगेटिव कर देंगे, तो कन्वेंशनल करंट हमेशा बेस से एमीटर की तरफ फ्लो करेगा इस एन पी एन ट्रांजिस्टर में। और पी एन पी ट्रांजिस्टर सेम सिंबल, बस ये एरो की डायरेक्शन अंदर हो जाएगी, क्योंकि पी एन पी में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे, यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स से, तो होल्स जो है वो पी से एन की तरफ मूव करेंगे यानी इफेक्टिवली, तो इसलिए ये जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो यूँ है अंदर की जानिब। अब अगर आप चाहते हैं कि आप बीजेटी को ऑपरेट करें और उसको उसी तरह से ऑपरेट करें जो ऑपरेट करने का मकसद है, यानी आप इसको एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो थे, जो हमने डायोड्स के बारे में पढ़ा था, वो रेक्टिफिकेशन करते थे, और रेक्टिफिकेशन का मतलब है या तो स्विच ऑन होना या स्विच ऑफ होना। ये बाकी तमाम उसमें भी हमने देखा कि फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस वाली स्टेट जो है वो मौजूद थी, लेकिन ट्रांजिस्टर को आपने इसलिए बनाया है कि ये आपको एक स्मॉल एसी सिग्नल को एनलार्ज करके एक बड़ा एसी सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करे। तो इसका मतलब है असल जो मकसद है इसका वो है एम्प्लीफिकेशन। अब जो एम्प्लीफिकेशन है
उसके लिए बाइसिंग बहुत ज़रूरी है। तो बाइसिंग कैसे की जाती है, यहाँ पर एक जंक्शन नहीं है, यहाँ पर दो जंक्शन है, एक है बेस कलेक्टर जंक्शन और एक है बेस एमिटर जंक्शन। तो अगर आप ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करें और बेस कलेक्टर जंक्शन को आप रिवर्स बाइस करें। इसको फॉरवर्ड रिवर्स बाइस भी कहा जाता है, यानी इनपुट वाली साइड, ये जो बेस और एमीटर वाली साइड है, इसको फॉरवर्ड कर दिया, और ये जो आउटपुट वाली साइड है, कलेक्टर वाली साइड जो कलेक्टर बेस, इसको आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये जो फॉरवर्ड रिवर्स बाइस है, इसको नॉर्मल बाइस भी कहा जाता है। और ट्रांजिस्टर को जब भी आपने एम्पलीफायर बनाने की कोशिश करनी है तो उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको इसी तरह से बाइस करेंगे। तो अब अगर देखें, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। अब NPN में आप देखें, ये N रीजन, ये P रीजन और ये N रीजन। अब देखें, इस P रीजन को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और N रीजन को आपने नेगेटिव से, यानी P को हाई से और N को लो वोल्टेज से। इसका मतलब है बेस एमीटर फॉरवर्ड बाइस हो गया। ये रजिस्टर है करंट को लिमिट करने के लिए लगाया, ताकि बहुत ज़्यादा करंट बेस एमीटर जंक्शन में दाखिल होकर उसको डैमेज ना कर दे। उसके बाद ज़रा आप कलेक्टर बेस की जानिब देखें। अब कलेक्टर पे देखें, आपने जो है वो पॉजिटिव यानी हाई वोल्टेज और बेस पे रिलेटिवली लो वोल्टेज, क्योंकि बेस पे लगी हुई बैटरी का पोटेंशियल कलेक्टर पे लगी हुई बैटरी के पोटेंशियल से काफ़ी कम होता है। तो ये आपके पास बेस पे पॉजिटिव यानी हाई और सॉरी बेस पे नेगेटिव यानी लो वोल्टेज और कलेक्टर पे हाई यानी कि हाई वोल्टेज मौजूद है। तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। अगर आपने PNP ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करना है तो जस्ट आपको बैटरीज़ की पोलैरिटीज़ को रिवर्स करना है। यहाँ पर अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर था, नेगेटिव नीचे है, अब यहाँ पर जस्ट आपने बैटरीज़ की पोलैरिटी को रिवर्स किया, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स किया, तो ये आपके पास बेस एमीटर फॉरवर्ड बाइस हो गया, कलेक्टर बेस रिवर्स हो गया। अब ट्रांजिस्टर का है DC मॉडल। ट्रांजिस्टर अब कैसे बिहेव करता है, आपने देखें बेस एमीटर को फॉरवर्ड बाइस करना था। अब फॉरवर्ड बाइस करने का मतलब तो ये है कि बेस एमीटर जंक्शन है और ये PN जंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब है बेस और एमीटर के दरमियान ट्रांजिस्टर का सर्किट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है। अगर आप बेस एमीटर के ऊपर 0.7 या उससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और इसमें से करंट पास करेगा। उस करंट को आप क्या नाम देंगे, IB। और हम अभी यही एज्यूम कर रहे हैं कि हमने बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है, यानी यहाँ पर इतना वोल्टेज दिया हुआ है कि ये डायोड जो है वो 0.7 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है और कुछ करंट इसके अंदर जो है वो पास कर रहा है। दूसरा मॉडल ये कि ये कलेक्टर और एमीटर के दरमियान, यानी ये जो आउटपुट रीजन है, ये कलेक्टर और एमीटर, इनके दरमियान ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि यहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है, यहाँ पर एक करंट सोर्स है। लेकिन देखें, ये करंट सोर्स कौन सा करंट सोर्स है, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, बीटा DC IB, यानी इसकी जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, IB पे। इसका मतलब है आप बेस में जितना करंट इंजेक्ट करेंगे उतना ही प्रोपोर्शनल करंट कलेक्टर के अंदर जो है वो दाखिल होगा। तो इसका मतलब है ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है और यहाँ पर कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज है उसको VCE कहा जाएगा। अब अगर सिचुएशन देखें, ये बेस वाली साइड थी, ये कलेक्टर वाली साइड थी, यानी लेफ़्ट साइड पे बेस था, राइट साइड पे कलेक्टर था, बिल्कुल दरमियान में क्या चीज़ थी, एमीटर था। अब ये एमीटर जो है देखें कॉमन है, यानी ये बेस वाली साइड पे भी हमारी हेल्प कर रहा है और कलेक्टर वाली साइड पे भी हमारी हेल्प कर रहा है। इसका मतलब है इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, जहाँ पर एमीटर इनपुट वाली साइड पे और आउटपुट वाली साइड पे दोनों पे हमारी हेल्प करता है। तो आप देखें, ट्रांजिस्टर एक्चुअली में एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन उन 3 टर्मिनल में से एक टर्मिनल इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है, एक टर्मिनल आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है और एक टर्मिनल कॉमन यानी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो इनपुट के साथ भी और आउटपुट के साथ भी जो है वो कनेक्टेड होता है। अब ट्रांजिस्टर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पैरामीटर है वो है बीटा DC। बीटा DC मीन्स करंट गेन। आप इनपुट पे बेस वाली साइड पे जो करंट इंजेक्ट कर रहे हैं वो है IB और आपको बदले में कलेक्टर पे जो करंट मिलेगा वो होगा IC। तो बीटा DC इज इक्वल टू IC/IB। इन दोनों की जो रेशो है उसको आप बीटा DC कहते हैं। इस इक्वेशन को आप रीअरेंज इस तरह से भी कर सकते हैं, IC इज इक्वल टू बीटा IB।
यानी IC यानी जो आउटपुट का करंट है वो इनपुट के करंट पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हमने कहा था कि कलेक्टर करंट जो है वो एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि इसके करंट की वैल्यू इनपुट करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अल्फा DC वो है IC ओवर IE, यानी अमीटर में से निकलने वाला करंट कलेक्टर में जब पहुंचेगा तो उसकी कितनी परसेंटेज कलेक्टर में पहुंचती है उसको अल्फा DC कहा जाता है। बीटा DC की वैल्यू नॉर्मली काफ़ी लार्ज होती है, क्योंकि बेस रीजन हमने डिस्कस कर लिया था बहुत थिन है, तो इसका मतलब है बेस लीड से बाहर आने वाला करंट बहुत ही कम होगा। कलेक्टर रीजन जो है वो एरिया में भी ज़्यादा होता है, डोपिंग रेशियो भी ज़्यादा होती है, इसलिए कलेक्टर करंट काफ़ी लार्ज होगा बेस के मुकाबले में। तो इन दोनों की रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, कई 100 भी हो सकती है। लेकिन एमीटर और कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू तकरीबन अल्फा DC की वैल्यू 1 के राउंड अबाउट होती है एक्चुअली में 1 से कम है। तो एक अच्छा ट्रांजिस्टर वही होगा जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू 1 के करीब करीब होगी। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर यही वाला सर्किट यहाँ पर लगा दिया, बस बैटरीज़ को कुछ नाम दे दिया। ये जो बेस पे बैटरी लगी हुई है इसको कहते हैं बेस बाइसिंग बैटरी, जिसको VBB। कलेक्टर पे जो बैटरी लगी हुई है ये है कलेक्टर बाइसिंग बैटरी, यानी एक्सटर्नल बैटरी है। 2 दफ़ा C लगाने का मकसद ये है कि ये एक्सटर्नली जो है वो आपने लगाई है बैटरी। उसके अलावा अगर आप देखें बेस के साथ जो रेजिस्टेंस है आप उसको RB का नाम दे दें, और यहाँ पर बेस और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा हम उसको नाम दे देंगे VBE, और बेस लीड में जो करंट अंदर दाखिल हो रहा है वो IB। कलेक्टर और बेस के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम नाम दे दें कलेक्टर बेस। कलेक्टर और अमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप कह दें VCE। कलेक्टर से जो करंट इधर दाखिल होगा वो होगा IC। तो आप देख लें कि एक्चुअली में कलेक्टर वाली साइड से जो करंट आ रहा है वो है IC, बेस वाली साइड से जो करंट आ रहा है वो है IB। जब ये दोनों इकट्ठे होकर अमीटर वाली साइड पे जाएंगे तो IE बन जाएगा। तो IE एक्चुअली में सम होगा IC और IB का। लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ उसी वक्त अराइज होगी जब आप बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस कर देंगे और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस कर देंगे। अब हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। VBE आपने कहा बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस करना है, तो फॉरवर्ड बायस में तो PN जंक्शन ऐसे ही बिहेव करता था प्रैक्टिकली जैसे 0.7 वोल्ट की एक बैटरी। तो इसका मतलब है बेस और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा वो होगा 0.7 वोल्ट। अब है IB, बेस में दाखिल होने वाला करंट। करंट को मालूम करने का तरीकाकार आपको पता है कि आप देखते थे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ज़रा ये IB देखें, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड पे वोल्टेज कितना है? VBB। ख़त्म हो रहा है राइट साइड पे, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? VBE। तो इसका मतलब है VBB में से VBE निकाल दें तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा डिवाइडेड बाय RB। तो ये RB से आप डिवाइड करते हैं। उसके बाद है IC। IC इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा इंटू IB। ये बीटा DC। IB की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल ली है, तो VBB माइनस VBE ओवर RB। अब आपके पास IB भी आ गया, IC भी आ गया। आप इन दोनों को ऐड करें तो IE आ जाएगा, ये आ जाएगा IB प्लस IC। उसके बाद आप देखें आउटपुट वाली लूप में, ज़रा देखें आउटपुट वाली लूप में जो पोटेंशियल सोर्स है, EMF सोर्स है, वो कितनी वोल्टेज आपको प्रोवाइड कर रहा है? VCC। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी EMF, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने लगे हैं। एक साइड पर रखेंगे EMF और एक साइड पर रखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप्स। अब देखें इस लूप में सबसे पहले लगा हुआ है RC, तो RC कितना वोल्टेज ड्रॉप कर लेगा? IC इंटू RC। और उसके आगे जो है वो क्या है? कलेक्टर और अमीटर के दरमियान ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है, जिसको आपने क्या नाम दे दिया? VCE। तो आपने लिख दिया VCE। अब VCC आपको क्वेश्चन में गिवन था, RC गिवन था, IC आपने मालूम कर लिया, तो आप यहाँ से VCE मालूम कर सकते हैं। वो आ जाएगा VCC माइनस IC RC। और लास्ट पे जो चीज़ रह गई है वो है कलेक्टर और बेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। तो कलेक्टर और बेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में से बेस एमीटर वोल्टेज माइनस कर दें, यानी कलेक्टर का भी वोल्टेज देखा विद रिस्पेक्ट टू एमीटर, बेस का भी देखा विद रिस्पेक्ट टू एमीटर, और दोनों को आपने डिफरेंस ले लिया, तो ये आपके पास कलेक्टर बेस वोल्टेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप तमाम पैरामीटर्स, 3 वोल्टेजेस VBE, VCE, VCB, 3 करंट्स IB, IC और IE मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट हम जो है वो इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि हम इसकी एक एनालॉजी डेवलप करेंगे। वो एनालॉजी ये है कि ये जो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स हैं ये ऐसे ही हैं
जैसे एक टैंक है जिसके अंदर पानी मौजूद है, ये जो टैंक है पानी का ये एमीटर है, इसके साथ एक वॉल्व लगा, टैप जैसे टूटी लगी हुई होती है पानी की, वो बेस का रोल प्ले कर रहा है। और नीचे यहाँ पर जग लगा हुआ है जिसके ऊपर आपने, या बाल्टी पड़ी है जिसमें आपने पानी को कलेक्ट करना है। तो बेस के ज़रिए आप बेस को जितना लूज़ करेंगे तो उतना ही पानी टैंक से जो है वो जग में आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो बेस एक्चुअली में एक वॉल्व की तरह काम कर रहा है, और जितना इसको आप जो है वो लूज़ करते जाएंगे, यानी बेस में जितना ज़्यादा आप जो है लूज़ करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा पानी कहाँ पर आता जाएगा, इस जग में आता जाएगा। इसका मतलब है कि बेस के ज़रिए आप कलेक्टर को फिल कर सकते हैं। टैंक जो है वो हर वक्त फिल रहेगा, क्योंकि एमीटर का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक, इसको इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम हम एक्सटेंड करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।